गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं रूही प्रवीण आप लोगों को राजनीतिक विज्ञान की एक महत्वपूर्ण टॉपिक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जीवनी के बारे में पढ़ाऊंगी। तो जैसा कि बच्चों आप लोगों ने पिछली कक्षाओं में बहुत सारे महापुरुष जैसे महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आदि के बारे में पढ़ा होगा। उन्हीं महापुरुषों में से एक हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जिन्हें बाबा साहेब एवं संविधान निर्माता के नाम से भी जाना जाता है। जी हाँ बच्चों, इन्हें दलितों का महापुरुष भी कहा जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कानून निर्माता भी कहा जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी महार जाति से संबंधित थे। महार से हमारा तात्पर्य है बच्चों वैसी जाति जिन्हें समाज में नीचा समझा जाता है, उन्हें दलितों के दर्जा में रखा जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को इंदौर मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। इनकी माता का नाम रमाबाई मुर्बेदकर और इनके पिताजी का नाम रामजी मालोजी सकपाल था। इनके पिता आर्मी में सूबेदार के पद पर नियुक्त थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अपने माता पिता के 14वें संतान के रूप में थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बचपन से ही पढ़ने लिखने में बहुत तेज थे और उनका बाल्य जीवन भी नटखट भरा था। जी हाँ बच्चों, वे बचपन में अक्सर बहुत शरारतें किया करते थे। कभी पेड़ों पर चढ़ जाते, कभी टहनियों पर बैठकर झूला झूलते, परंतु वे पढ़ने लिखने में भी बहुत तेज बालक थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अपने माता पिता के 14वें संतान थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिताजी की जब रिटायरमेंट हो जाती है तो उनका पूरा परिवार महाराष्ट्र के सतारा में आकर शिफ्ट हो जाता है। फिर कुछ दिनों के बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की माता का निधन हो जाता है। इस प्रकार से उनके पिता पर बच्चों की पढ़ाई और घर की रखाई के लिए बोझ काफ़ी बढ़ जाता है। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए उनके पिताजी ने बच्चों के हित के लिए ही उन्होंने दूसरी शादी कर ली, परंतु डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को अपने पिता की दूसरी शादी रास नहीं आई। अक्सर उनके घरों में झगड़ा का कारण बनता गया। जब उनकी दूसरी माँ उनकी पहली माँ के गहने कपड़ों को पहनती तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बहुत ही दुख का अनुभव होता था। जी हाँ बच्चों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बहुत ही पारिवारिक कष्ट में जीवन जी रहे थे। इसी प्रकार घरेलू झगड़ा दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा था। इन्हीं सबको ध्यान में रखते हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने गृह त्याग करने के बारे में सोचा और अंततः उन्होंने घर का त्याग भी कर दिया। परंतु बाहर जाने के बाद उन्हें यह पता चला कि बाहर का माहौल घर के माहौल से बिल्कुल ही विपरीत था। बाहर रहना उनके लिए बहुत ही कष्टमय हो गया और उन्होंने पुनः अपने घर आने के बारे में सोचा और घर आने से पहले उन्होंने यह ठान लिया कि अब घर जाकर केवल पढ़ाई में ध्यान दूंगा और पढ़ाई ही एक ऐसा सशक्त माध्यम है जिसके द्वारा उन्होंने अपने आगे के मार्ग को प्रशस्त करने का सुनिश्चय किया। तो बच्चों, अब आइए हम उनकी प्रारंभिक शिक्षा के बारे में प्रकाश डालते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रारंभिक शिक्षा मुंबई में ही प्रारंभ हुई। महार जाति से संबंधित होने के कारण उन्हें अक्सर समाज में एवं स्कूल में निरादर का सामना करना पड़ता था। जी हाँ बच्चों, महार जाति से हमारा तात्पर्य है वैसी जाति जिन्हें समाज में नीचा समझा जाता है, अमीर गरीब का भेदभाव किया जाता है, उनके साथ छुआछूत जैसे दुर्व्यवहार किए जाते हैं
और इन्हीं सब परिस्थितियों का सामना हमारे भीमराव अंबेडकर जी को करना पड़ा। वे जिस स्कूल में पढ़ते थे वहाँ के शिक्षक, बच्चे, चपरासी और वहाँ का हेडमास्टर भी उनके साथ काफ़ी दुर्व्यवहार करता था। उन्हें कक्ष के अंदर बैठने की भी अनुमति नहीं थी। वे घर से ही एक बोरी लेकर आते थे और उसी बोरी पर बैठकर कक्षा की बातों को सुना करते थे। उन्हें सामान्य बच्चों की तरह नल से पानी पीने का भी अधिकार नहीं था। जी हाँ बच्चों, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि समाज में उस समय पहले ज़माने में इतनी भयंकर बीमारी के रूप में ये छुआछूत फैल गया था कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को सामान्य बच्चों की तरह नल से पानी पीने का भी अधिकार नहीं था। जब स्कूल का चपरासी उन्हें ऊपर से पानी डालता तो वे उस पानी को पीते थे और जिस दिन स्कूल का चपरासी छुट्टी पर रहता तो उन्हें पूरे दिन प्यासे ही रहना पड़ता था। यहाँ पर बच्चों आप लोग ध्यान दीजिए कि अगर हमारे साथ ऐसा होता या आपके साथ ऐसा होता तो क्या हम स्कूल आते? जी नहीं, हम तो कब के स्कूल छोड़ चुके होते और हम लोग कहते कि नहीं पिताजी, मैं स्कूल नहीं जाऊंगी और मैं घर के ही कामों में अपना माँ का सहयोग बटाऊंगी। परंतु डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अपने पिता के द्वारा बताए गए मार्ग पर चल रहे थे और उनके पिता ने उन्हें यह बताया कि बेटा, पढ़ाई एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा आपके द्वार आगे खुल सकते हैं। इसलिए उन्होंने पिता की बातों पर चलना प्रारंभ किया और समाज में जिस बुराई का सामना उन्हें करना पड़ता था उस बुराई को अनदेखा करते हुए उन्होंने आगे की पढ़ाई को जारी रखा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को किसी भी प्रश्नों का उत्तर देने का भी हक नहीं था। यदि कक्षा में कोई भी प्रश्न शिक्षक के द्वारा पूछा जाता तो उत्तर उन्हें मालूम होता। जब वे हाथ उठाते तो उन्हें बोलने की भी अनुमति नहीं थी। वहाँ के शिक्षक उनके साथ इतना दुर्व्यवहार कर रहे थे कि उन्हें डांट कर बैठा देते थे। इस प्रकार बालक का मन कुंठित होकर रह जाता, परंतु क्या करे, बाहर पिताजी के बताई बातों को ध्यान में रखकर और अपने दिल में बहुत सारे अरमानों को संजोकर वे स्कूल चले आते थे। इसलिए वे किसी की बातों को उतना नहीं सुनते और नज़रअंदाज करके वे अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखते थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर काफ़ी प्रतिभाशाली छात्र थे, जिस कारण उन्हें प्रत्येक माह 25 रुपये का छात्रवृत्ति भी दिया जाता था। जी हाँ बच्चों, ये उस समय बहुत बड़ी उपलब्धि भी है उनके लिए कि उन्हें ऐसे छात्र बहुत कम ही मिलते हैं जिन्हें पढ़ने के लिए सरकार के द्वारा प्रोत्साहित किया जाता था और वे उस 25 रुपये को अपनी पढ़ाई के लिए अपना खर्चा स्वयं ही उठाते थे। तो बच्चों, अब आगे चलते हैं और हम लोग जानते हैं कि उन्होंने 1908 ईस्वी में बीए की परीक्षा अच्छे नंबर से प्राप्त की और मात्र 15 साल की कम आयु में उनका विवाह रमाबाई के साथ कर दिया गया। फिर कुछ दिनों के बाद 1935 में उनकी पत्नी का निधन हो जाता है और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को दूसरा विवाह सविता अंबेडकर के साथ करना पड़ा, जो कि एक ब्राह्मण महिला थी। तो बच्चों, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ बचपन से लेकर शादी होने के बाद भी उन्हें संघर्षों का सामना निरंतर करना पड़ रहा था, परंतु वे पीछे नहीं हटते हैं। तो चलिए बच्चों, अब हम उनके राजनीतिक जीवन के बारे में प्रकाश डालते हैं। भारत लौटने के बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारत के प्रत्येक हिस्से में जाकर लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान चलाया और लोगों को यह बताया कि भारत में जो छुआछूत जैसी बीमारी है उन्हें हमें दूर करना है। हमें पुरानी रूढ़िवादी सोच को खत्म करके अपने आगे के जीवन को आगे बढ़ाना है।
ये जो पुरानी रूढ़िवादी मान्यताएं जो परंपराओं से हमें बंधन में जकड़ी हुई है, उन सब से हमें मुक्त होकर एक अच्छे एवं सभ्य नागरिक के रूप में देश के सामने खुद को साबित करना है। लोगों की सोच, जो मानसिक सोच होती है बच्चों, उन्हें बदलने के लिए उन्होंने देश के प्रत्येक हिस्से में जाकर लोगों को जागरूक एवं उनके विचारधाराओं को इकट्ठा करके पढ़े लिखे व्यक्तियों का उदाहरण देकर उन्होंने लोगों को खूब समझाया कि ये छुआछूत को खत्म करे और एक सभ्य समाज के रूप में जीवन जीने का अधिकार सभी लोगों का है। इस प्रकार 1937 में केंद्रीय विधानसभा के चुनाव में उनकी पार्टी को 15 सीटों की जीत मिली, तो उन्होंने अपनी इस पार्टी का नाम ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट रखा। जी हाँ बच्चों, फिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने देश के प्रत्येक हिस्से में जाकर जातिवाद को खत्म करने के लिए, लोगों को जोड़ने के लिए एक पुलिया का काम किया। तो इस तरह से बच्चों हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर गरीबों के प्रति कितने समर्पित थे। उनकी देश के लिए सामाजिक भावना दिल में कूट कर भरी थी, जिसे उन्हें प्रकट करने के लिए देरी भी नहीं लगती थी। उनका अथक प्रयास देश के प्रत्येक हिस्से में जाना उनका उदारता का परिचायक है। तो इस तरह से बच्चों छुआछूत जैसे भयंकर विषाक्त रोगों को दूर करने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अथक प्रयास किए। इसी कारण उन्हें दलितों का महापुरुष भी कहा जाता है। जी हाँ बच्चों, दलितों का अर्थात है ब्रोकन का अर्थ है टूटा हुआ का अर्थ है निचली जाति, जिसे समाज में हमें उठाने की आवश्यकता है। और इन सभी कार्यों के लिए हमें खुद को, आपको बच्चों आगे आने की काफ़ी ज़रूरत है। तो इन सभी बातों से हमें प्रेरणा के रूप में लेकर इसे आगे बढ़ने की ज़रूरत है। तो देखते हैं बच्चों आगे क्या कहा जा रहा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बौद्ध धर्म से काफ़ी प्रभावित हुए। वे बौद्ध धर्म से प्रभावित होकर उन्होंने खुद को बौद्ध के रूप में बदल लिया और उन्होंने अपना धर्म का रूपांतर बौद्ध धर्म के रूप में कर लिया। फिर आगे बढ़ते हैं बच्चों और जानते हैं कि 1954-55 के दशक के आसपास डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तबीयत खराब होती चली गई। उन्हें डायबिटीज एवं अन्य कई तरह की बीमारियां थी और अंततः उन्होंने 6 दिसंबर 1956 को अपनी अंतिम सांसें ले ली। इस प्रकार से इस महान क्रांतिकारी का निधन 6 दिसंबर 1956 को हो जाता है, जो हमारे लिए बहुत ही दुख भरी बातें थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान के निर्माण में भी अपना महत्वपूर्ण सहयोग दिया है, इसलिए उन्हें कानून का विधिवेता भी कहा जाता है। देश के संविधान को बनाने में उन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। जैसे हमारे देश में समानता को स्थापित करने के लिए हमारे नागरिकों को 6 प्रकार की मौलिक अधिकार दिए गए हैं। जी हाँ बच्चों, ये मौलिक अधिकार देश के प्रत्येक नागरिकों के विकास के लिए उन्हें दिया गया है, जिससे उनका आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक एवं शैक्षिक क्षेत्र में विकास हो सके। तो ये मौलिक अधिकार 6 जो क्रमशः इस प्रकार से हैं: समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार एवं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इन अधिकारों के जरिए प्रत्येक व्यक्ति को अपना हक और उनका अपना सम्मान के साथ जीवन जीने का जो अधिकार है, वो इन्हें इस संविधान के द्वारा इन्हें दिया गया है। इससे नागरिक अपना व्यक्तित्व का विकास कर सकते हैं। जी हाँ बच्चों, अब आइए हम इनकी उपलब्धियों के बारे में प्रकाश डालते हैं।
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की उपलब्धियां बहुत ही है जिन्हें बताना हमारे लिए मुश्किल भी है। इस छोटी सी कक्षा में इतने बड़े महान क्रांतिकारी व्यक्ति के बारे में बताना हमारे लिए बहुत छोटी बात है। तो मैं संक्षिप्त में आप लोगों को उनकी कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियों के बारे में बताना चाहती हूँ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वे देश के एकलौते ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने पानी के लिए सत्याग्रह किया। जी हाँ बच्चों, उन्हें महार जाति होने के कारण जो दुखों का सामना करना पड़ा था, जो स्कूल के शिक्षक, बच्चे, वहाँ के चपरासी उन्हें पानी पीने का भी अधिकार उन्हें नहीं देते थे। इसके लिए उन्होंने एक आंदोलन शुरू किया था और इस आंदोलन में उन्होंने अंततः विजय हासिल किया, जो आज हम लोगों को एक वरदान के रूप में मिला है। और आज हमें किसी भी जगह जाइए, ऐसा ही बात नहीं है कि हमें वहाँ पानी पीने नहीं दिया जा सकता है। ये हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ही हमें दिया है। ये इनकी सबसे बड़ी उपलब्धि है। अब इनकी दूसरी सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि है हिंदू कोड बिल। जी हाँ बच्चों, जिसमें यह बताया जाता है कि संपत्ति पर महिलाओं का समान अधिकार होता है, जिसे उसे कोई भी नहीं ले सकता है। जो भी महिलाएं असहाय होती है, गरीब होती है, तो उनके पिता की जो संपत्ति है उस पर बराबरी का हक होता है। और तीसरी उपलब्धि ये है कि हमारे राष्ट्रीय झंडे तिरंगे में जो अशोक का चिन्ह है वह हमारे बाबा साहेब अम्बेडकर जी की ही देन है। उन्हीं के द्वारा हमारे तिरंगे झंडे में अशोक चक्र की दिया गया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने और एक महिलाओं के लिए सबसे बड़ा कार्य यह किया कि गर्भावस्था के दौरान एवं प्रसव के बाद जो सरकारी छुट्टी महिलाओं को दिया जाता है, जिसे मैटरनिटी छुट्टी के नाम से जाना जाता है, ये हमारे बाबा साहेब की ही देन है। जी हाँ बच्चों, ये छुट्टी जिन्हें हम मैटरनिटी छुट्टी कहते हैं, वे हमारे बाबा साहेब ने ही हमें दिया है। तो इस प्रकार से बच्चों हम देखते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हम सबों के लिए कितना अपना जान तक समर्पित कर दिया। गरीबों एवं असहायों के प्रति उनका बहुत ही समर्पण की भावना रही है। दलित परिवार में पैदा होने के कारण उन्हें जो भी समस्याओं का सामना करना पड़ा, वे हमारी ज़िंदगी में ऐसा सामना हमको ना झेलना पड़े, हमारी भावी पीढ़ी को ना झेलना पड़े, इसके लिए इन्होंने बहुत सारे सामाजिक कार्य किए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के कार्यों को बताना बहुत ही मुश्किल है, इसलिए उन्हें इतने बड़े महापुरुष का दर्जा भी दिया गया है। उनके उल्लेखनीय कार्यों की वजह से ही प्रत्येक वर्ष 14 अप्रैल को देश के प्रत्येक हिस्से में अंबेडकर जयंती के रूप में मनाया जाता है। जी हाँ बच्चों, इस दिन को नेशनल हॉलिडे भी घोषित किया गया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक सच्चे क्रांतिकारी थे, इसलिए उनके मरणोपरांत उन्हें देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। ये भी उनके लिए बहुत ही बड़ी उपलब्धि की बात है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ऐसे महापुरुष थे, जो सोचिए बच्चों ज़रा कि किसी महापुरुष को उनके मरने के बाद भी देश के सर्वोच्च सम्मान जो भारत रत्न जिसे कहा जाता है, उस पुरस्कार से उन्हें नवाजा गया, सम्मानित किया गया। ये हमारे लिए एक प्रेरणादायक बात है बच्चों कि हमें भी समाज में अपनी ज़िंदगी में रहते हुए ऐसे काम दलितों के लिए करना चाहिए, जिससे हमारे जीते जी या मरणोपरांत भी हमारा समाज में नाम हो सके। तो इस प्रकार से बच्चों हम यहाँ पर देखते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने गरीबों के लिए बहुत ही अथक प्रयास किया, अपनी ज़िंदगी को गरीबों के लिए ही समर्पित कर दिया।
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बातों से हमें यह शिक्षा मिलती है कि शिक्षा की इच्छा प्रत्येक व्यक्ति की होनी चाहिए। यानी शिक्षा एक ऐसा सशक्त माध्यम है जिससे समाज का ही नहीं, देश का ही नहीं, पूरे राष्ट्र का विकास संभव हो सकता है। इसलिए जीवन में प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा पाने का अधिकार है। जी हाँ दोस्तों, हमारे मौलिक अधिकार में संविधान के अनुच्छेद में मौलिक अधिकार मतलब शिक्षा का अधिकार को भी जोड़ा गया है, जिसमें 6 से 14 वर्ष तक के बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा सरकार की ओर से दिए जाने का प्रावधान है। और उन्होंने यह भी कहा कि हमें केवल ज़िंदगी में अपने ही बारे में ही नहीं बल्कि समाज के हित के लिए भी सोचने की ज़रूरत है। हमें निस्वार्थ भावना से अपने समाज में रहकर समाज के निचले तबके के लोगों को ऊपर उठने का मौका देना है और जितना अथक हम लोग से संभव हो सके उन लोगों की सहायता करनी है ताकि वे समाज से ऊपर उठ सके। अब बच्चों, हम एक खास बात और बताते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ब्लू अर्थात नीला कलर बहुत ही पसंद था। नीला कलर पसंद होने का उनका कारण यह था कि बच्चों, आसमान का कलर नीला होता है। अक्सर उन्हें देखा गया है ब्लू कलर के कोट पैंट पहने हुए, अर्थात उन्होंने यह साबित और मिसाल कायम किया कि ब्लू कलर पूरे देश में आसमान का कलर नीला होता है। यानी आसमान प्रकृति भी हमारे साथ अलगाववादी नहीं कर रही है। तो हमें भी यह समझना चाहिए कि उन्होंने खुद के विचारधारा से लेकर अपने परिधान तक को समानता का में बदलने का प्रयास किया और हम लोगों को जागरूक किया कि हम लोग को समानता का व्यवहार रखना चाहिए। गरीबों को उठने का मौका दिया जाना चाहिए और उन्हें शिक्षित होने, सभ्य नागरिक बनने और उनकी बातों को समझाकर उन्हें आगे बढ़ने का मौका दिया जाना चाहिए। तो इस प्रकार से बच्चों, मैं आप लोगों से अंत में यह कहना चाहती हूँ कि आज आप जहाँ पर खड़े हैं उसके लिए बाबा साहेब लड़े हैं। आज आपके पास जो कार है वो बाबा साहेब की उपकार है। आज आपके पास जो दौलत है वो बाबा साहेब के ही बदौलत है। तो बच्चों, अंत में मैं ऐसे सच्चे एवं देश प्रेमी सत्याग्रही को अपनी ओर से बारंबार हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। धन्यवाद बच्चों।